Assalamualaikum, dear novel readers. Welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. आज की किस्त पर 200 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट डन करें ताकि अगली किस्त जल्द अज जल्द आ सके और नावल आगे बढ़ सके। नावल दीवानगी सीज़न 2 किस्त नंबर 6 आज कलम एनी राजपूत। डैड, क्या मोम को आपकी इन हरकतों के बारे में पता है? आज आयशा का ऑफिस में तीसरा दिन था और उसका अब ऑफिस में काफ़ी हद तक दिल लग गया था। वो अपने कैबिन में बोर सा बैठा था, इसलिए दनदनाता हुआ अपने डैड के कैबिन में एंटर हुआ। तो वहाँ उसके डैड कुछ लड़कियों के इंटरव्यू ले रहे थे। जैसे ही वो लड़की इंटरव्यू दिए बाहर गई, आयशा ने अपने डैड को मायने खेजी नज़रों से देखते तंज़िया अंदाज में कहा। तो ज़ियांश आयश की बात पर सट पटा कर उसके जानिब देखने लगा कि वो भला ऐसी क्या हरकत कर रहा था जो वो उससे उसकी मोम की धमकी दे रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कैसी हरकतें कर रहा हूँ? ज़ियांश ने हड़बड़ा कर इस्तफसार किया। तो आयशा के लबों पर मायनी खेजी सी मुस्कुराहट आई थी कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके डैड भी अपनी वाइफ से डरते थे। खैर, अपने डैड को भी अपनी वाइफ से अपनी तरह डरता देखकर आयश के दिल को कुछ तसल्ली हुई थी कि वो अकेला ही जन मुरीद नहीं था, बल्कि उसके डैड भी उसकी मोम से मोहब्बत करने के साथ साथ उससे अच्छा खासा डरते थे। यही कि डैड अब इंटरव्यू के बहाने से यंग लड़कियों को ताड़ रहे हैं। आयशा ने जानबूझकर अपने डैड को तंग करने के लिए ये जुमला कहा। तो ज़ियान शाह ने अपने सपूत की बात को सुनते अगले ही पल अपने दोनों हाथ उठाकर कानों से लगाते बाकायदा अस्तगफिरुल्लाह कहा था, जो इस उम्र में उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए आयश, अपने बाप के बारे में ऐसे अल्फाज बोलते हुए, ज़ियान शाह ने सटपटा कर कहा। तो आयशा ढेटाई से मुस्कुरा दिया था। आपको करते हुए शर्म नहीं आ रही डैड? तो मुझे ये कहते हुए क्यों शर्म आएगी? और आप और बिग ब्रो ही तो कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेशरम हूँ, तो फिर शर्म का मुझसे क्या ताल्लुक? अपने डैड की हालत को देखकर आयश को उन्हें तंग करने में मज़ीद मज़ा आ रहा था, इसलिए जानबूझकर फिर से अपने अल्फाज दोहराए थे कि वो यहाँ इंटरव्यू के बहाने उन यंग लड़कियों को देख का मोड़ताड़ ज़्यादा रहा था। नहीं तो मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? और तुम अपनी ज़ुबान बंद करो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो बस तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट के लिए इंटरव्यूज़ कर रहा था ताकि तुम्हें काम करने और समझने में आसानी हो। अब मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया तो आप झूठ बोल रहे। इससे पहले कि आयश अपनी ही रवानी में मज़ीद फ्री हुए अपने डैड से कुछ कहता कि ज़ियान शाह ने अगले ही पल उसका नाम लिए उसे तनबीह की थी, जो कि मजाक ही मजाक में अब कुछ ज़्यादा ही फैल गया था। अपने डैड की आवाज़ में वार्निंग महसूस करते आयशा ने फ़ौरन ही अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगाई थी।
हाँ, वो रवानी में कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी पर उतर आया था। जब इस बात का एहसास हुआ तो अपनी बैक गर्दन रब करते वो अपने दांतों की नुमाइश करने लगा, जिस पर ज़ियान शाह ने सर झटका था। अब तुम्हारी जासूसी हो गई हो तो तुम जा सकते हो, मुझे मज़ीद इंटरव्यूज़ लेने हैं। आयुष को अभी ढेटाई से वहीं बैठा देख ज़ियान शाह ने दांत पीसते कहा तो आयुष, जो कि मज़ीद कुछ देर के बाद अपने डैड को मज़ीद तंग करने का इरादा रखता था, डैड की बात पर बुरा सा मुँह बनाते अगले ही पल सोफे से उठ गया था। आप ना भी कहते तो मैं बस जाने ही वाला था डैड, वैसे भी मेरे लंच का टाइम हो गया है। आयशा अपने कुर्ते की कॉलर को दुरुस्त करते बड़े ही एटीट्यूड से बोलता अगले ही पल अपने डैड को विंक किए, फिर तेज़ी से बाहर निकल गया था। जबकि पीछे ज़ियान शाह उसकी बचकाना हरकतों पर सर झटक कर रह गए थे। साथ ही इंटरकॉम पर कॉल की अगली लड़की को अंदर भेजने को कहा था ताकि वो उसका वही इंटरव्यू ले सके। ओके, तो मिस रूबी आप कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। बाहर रिसेप्शन पर सुहेल साहब मौजूद होंगे, वो आपको सब समझा देंगे। ज़ियान शाह ने आखिरकार एक लड़की को सिलेक्ट कर लिया था जो कि उनके सारे क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही थी। रूबी ड्रेसिंग के हिसाब से तो काफ़ी मॉडर्न लड़की थी, हाँ, लेकिन उसकी पढ़ाई और उसके जॉब एक्सपीरियंस को देखते ज़ियान शाह ने उसे नौकरी देने का फ़ैसला किया था, जो कि माजी में ज़ियान शाह समेत आयशा के लिए भी बहुत गलत साबित होने वाला था। खैर, रूबी एक अदा से कुर्सी से उठती बाहर रिसेप्शन की जानिब चल दी थी। ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा हैंडसम है। सुहेल साहब रूबी को काम समझाते फिर आयुष के कैबिन में ले आया था ताकि वो उसे आयुष से भी मिलवा दे। और रूबी ने पहली नज़र में आयुष को देखा, एक ठंडी आ पड़ी थी। वो वाकई में मर्दाना खूबसूरती का शाहकार थी। आयुष सर, ये मिस रूबी हैं आपकी पीए। ज़ियान सर ने इन्हें आपके कैबिन में लाने को कहा था। सुहेल साहब ने अंदर आए आयुष को मुखातिब किए कहा तो वो जो कुर्सी को पिछली जानिब घुमाए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में मसरूफ़ था। सुहेल साहब की आवाज़ पर जैसे ही रुख मुड़ा तो रूबी आयुष शाह को देख अपनी पलकें झपकाना भूल गई थी। वहीं आयुष वो अपने सामने खड़ी इस मॉडर्न सी लड़की पर एक सरसरी सी निगाह डालते सुहेल साहब को देखने लगा। ओके, तो आपने इन्हें काम समझा दिया है सुहेल साहब? जी आयुष सर, मैंने इन्हें बता दिया है। अच्छा, अगर बता दिया है तो फिर इन्हें मेरे कमरे में लेकर क्यों आए हो? आयशा शाह के अंदाज में तंज था। वो सर, मैं तो बस आपसे सिर्फ जितना कहा जाए उतना ही किया करें। सुहेल साहब, इन्हें जाकर इनका कैबिन दिखा दें। जितना हैंडसम है इसका एटीट्यूड दिखाना बनता है। रूबी तो आयशा शाह की आंखों के रंग, उसकी तराशीदा दाढ़ी मूंछ और उसके खूबसूरत नैनो नकोश को ही देखती जा रही थी, और सबसे बढ़कर उसकी खूबसूरत और रोबदार आवाज़ जो कि किसी को भी अपने शहर में जकड़ ले। यूँ कहा जाए कि पहली नज़र में वो आयुष पर अपना दिल हार बैठी थी तो गलत ना होगा। मिस रूबी, आए मेरे साथ। सुहेल साहब ने आयुष के अंदाज में छुपे तंज को महसूस करते शर्मिंदा होते रूबी को पुकारा तो वो जो बिना पलकें झपकाए आयुष को देख रही थी।
सुहेल साहब की आवाज़ को ना सुन पाई, जिस पर सुहेल साहब ने एक बार फिर से पुकारा था, मिस रूबी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे साथ आएं। ये लड़की हो तो जॉब से निकलेगी साथ, मुझे भी निकलवाएगी। उसे आइश पर नज़रें जमाए उसकी तरफ देखता पाकर सुहेल साहब ने मुंह में बड़बड़ाते फिर से रूबी को पुकारा तो वो हड़बड़ाकर उसकी जानिब मुतवज्जे हुई थी। नाइस टू मीट यू सर, रूबी ने एक अदा से आइश को मुखातिब किए कहा तो आइश ने महज सर हिलाया था और रूबी वो उसकी अदा पर भी फिदा हुए मुस्कुरा दी थी और फिर सुहेल साहब के कहने पर उसके पीछे कैबिन से बाहर आ गई थी। हालांकि उसका आइश की कैबिन से बाहर आने का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था, जबकि आइश वो उन दोनों के बाहर जाते ही अपनी मताई जान अपनी वाइफी को कॉल मिला चुका था, जिसे याद किए बिना उसका दिल नहीं गुजरता था, दिन नहीं गुजरता था। वाइफी यार, मैंने आपको देखने के लिए वीडियो कॉल की है, आप सामने आए। आइश की वीडियो कॉल को रिसीव किए मशाल ने कैमरा सफ़ी शाह पर जमा दिया तो आयशा 5 से 10 मिनट के बाद सफ़ी शाह से खेलने के बाद अब सख्त बदमज़ा हुए न रूठेपन से मशाल को मुखातिब करने लगा, जो कि उसे पिछले 10 मिनट से तड़पाते उसके सामने ही नहीं आ रही थी। तुमने मुझे देख लिया या सफ़ीर को देख लिया, एक ही बात है आइश, मशाल ने आइश के लहजे में बेचारगी महसूस करते वह मुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से कहा तो आइश उसकी बात को सुन एक ठंडी आह भड़क रह गया था। ये लड़की जैसे अभी तक उसकी ज़िंदगी में अपना मुकाम महसूस नहीं कर पाई थी, इसलिए तो ऐसे बात कर रही थी। सफ़ीर की अपनी जगह है वाइफी, लेकिन आपका मुकाम मेरी ज़िंदगी में हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। अब मुझे मज़ीद तड़पाना बंद करें और सामने आए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। जितना मशाल उसे तंग कर रही थी, आयश उतना ही उसे देखने के लिए बेताब हो रहा था। आयश को मज़ीद तंग ना करने का सोचते मशाल ने जैसे ही कैमरा स्विच करते उसे अपने चेहरे की जानिब किया तो उसकी एक झलक देखते ही आयश ने मोबाइल स्क्रीन पर किसिस की बरसात कर दी थी। आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच वाइफी, मेरा दिल कर रहा है उड़ के आपके पास आ जाऊं। आयशा शाह ने उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते दिलो जान से उस पर फिदा हुए हमेशा की तरह अपनी दीवानगी का इजहार किया तो मशाल मुस्कुराने लगी थी। आयश, तुम शायद ऑफिस काम के लिए जाते हो। आयश शाह को यूं कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर उसे गहरी नज़रों से देखता पाकर मशाल ने उसे जैसे याद दिलाया था कि वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद था, उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए था। आपको देखना, आपको सुनना, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता वाइफी। आयश की नज़रें अभी भी मशाल पर ही जमी थी और अभी वो मज़ीद भी अपनी वाइफी के साथ टाइम स्पेंड करता कि सफ़ी शाह के रोने की आवाज़ पर वो सख्त बदमज़ा हुआ था। ये साला क्या अब हमें कॉल पर भी बात नहीं करने देगा वाइफी? आयशा ने यूं
मुरझाए हुए चेहरे से कहा। तो उसकी हालत देख मशाल मुस्कुराते वो फ़ौरन ही मोबाइल को रखते सफ़ीर शाह को देखने लगी थी, जो कि यकीनन भूख लगने की वजह से यूं अचानक ही रोना शुरू कर गया था। वो मुझे सफ़ीर को फीड करवाना है आयुष, मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करूँगी। मशाल ने सफ़ीर शाह को यूं अपने नन्हे से होंठ मरोड़ कर रोता देख उसकी दोनों गालों को चटाचट चूमते फिर एक हाथ से मोबाइल थामे आयुष को बताया तो वो अपनी वाइफी की बात सुनते मायने केसी से मुस्कुराया था। हाँ तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ वाइफी, आप मेरे सामने ही फीड करवा ले, मुझे कोई जल्दी नहीं आपसे बात करने की, मैं चुपचाप आपको देखता रहूँगा। आयुष के यूं कहने पर मशाल ने उसे एक सख्त घूरी से नवाजा था। आयुष तुम अपना काम करो और मैं कॉल रख रही हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात पर जिद करता कि वो उसे सफ़ीर को फीड करवाते हुए देखना चाहता है, मशाल ने झट से उसे खुदा हाफिज करते कॉल बंद कर दी थी और उसकी इस जल्दबाजी पर कैबिन में आयुष का बेबाक कहका गूंजा था। उसकी वाइफी उसके बच्चे की माँ बन गई थी, लेकिन अभी भी उसे शर्माना नहीं छोड़ा था। खैर ऑफिस से वापसी पर वो अपनी वाइफी की इस हरकत पर उसे अच्छी खासी रोमांटिक से सज़ा देने वाला था। ये सोचते वो मुस्कुरा कर एक बार फिर से लैपटॉप खोल गया था। लाएं मैं आपको बैंडेज कर दूं मोम, आपको चोट लगी है। राइम खान अपनी मोम के कमरे में दाखिल हुए, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से दराज खोले, उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स लिए अपनी मोम के करीब आए बोला था। हानी और रोहान खान, जो कि इस वक्त एक दूसरे के कदरे करीब हुए बैठे थे, राइम खान को यूं अचानक कमरे में आता देख हड़बड़ा कर एक दूसरे से दूर हुए थे। और फिर उसकी बात को सुना हानी ने न समझी से राइम खान और फिर रोहान खान को देखा था कि उसे भला कब चोट लगी थी जो राइम उसे बैंडेज करना चाह रहा था। राइम मेरी जान, यहाँ मोम के पास आओ। हानी ने अपनी दोनों बाहें खोले राइम खान को करीब आने को कहा और फिर उसे झट से अपनी गोद में बिठा लिया था, जबकि रोहान खान ने उसके हाथ से बॉक्स लिए साइड पर रखा था। आपकी मोम को तो कोई चोट नहीं लगी राइम बेटा, रोहान खान ने उसके नन्हे गाल को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते नरमी से कहा। तो राइम खान ने न समझी से अपनी मोम की तरफ देखा था। मैंने रात को ड्रीम देखा था मोम, आपको चोट लगी थी, आप रो रही थी। राइम खान ने मासूमियत से कहा तो हानी ने उसे शिद्दत से अपने सीने में भींच लिया था। नहीं मेरी जान, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हानी ने उसके बालों पर लब रखते परेशानी से रोहान खान की जानिब देखा था कि राइम को भला ऐसा ख्वाब क्यों आया था, और रोहान वो खुद भी हैरान था। हानी और अपनी पूरी फैमिली का सदका देने का सोचते रोहान ने फ़ौरन बात को बदला था। इधर मेरे पास आओ राइम, रोहान खान ने राइम खान को हानी की गोद से अपनी गोद में लेते फिर उसके गाल को चूमा था। मेरा बेटा तो बहुत स्ट्रोंग है ना, वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर नहीं डरता। यस डैड, मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ,
राइम खान ने अपने डैड की बात की फ़ौरन तायीद किए ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाया। तो रूहान खान ने उसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाई थीं। वेरी गुड। अब ये बताओ कि आप तो मिराल और हम के साथ खेलने गए थे, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो मिराल तो सो रही थी डैड, और रहीम के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद मैं वापस आ गया। मुझे मिराल के साथ खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत प्यारा हस्ती है। रहीम खान ने मासूमियत से अपने दिल की बात कही तो हानी और रूहान मुस्कुरा दिए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो भी कुछ देर तक उठ जाएगी, तो फिर तुम उसके साथ भी खेल लेना, रूहान ने कहते उसे फिर से अपने सीने से लगाया। तो रहीम खान ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया था। अजलीन, अब तुम्हें अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना चाहिए। अब तुम्हें स्टडी और बच्चे सब कुछ साथ मैनेज करना होगा। अरीश खान ने राहिम के नन्हे नन्हे हाथों से खेलते अजलीन से कहा। तो वो जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों को ब्रश कर रही थी, मुड़कर खपकी से अरीश की जानिब देखा था। बालों को ब्रश करने के लिए भी मुझे बच्चों के सोने का इंतज़ार करना पड़ता है अरीश, और आप स्टडी कंटिन्यू का कह रहे हैं। मैं बच्चों को संभालूंगी या फिर पढ़ाई करूंगी? दोनों बच्चे अजलीन को अच्छा खासा तंग कर रहे थे, इसलिए अजलीन ने खफकी से अरीश खान से कहा तो वो मुस्कुरा दिया था। ये तो कोई एक्सक्यूज़ ना हुआ मेरी जान। दुनिया में हज़ारों लड़कियां हैं जो अपनी जॉब के साथ घर और बच्चों को भी मैनेज करती हैं। आपको बहुत पता है दुनिया की सारी लड़कियों का, और वो करती होंगी स्टडी, घर और बच्चे एक साथ मैनेज, मगर उनके ट्विंस तो नहीं होंगे, अगर आप भी मुझसे ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आपको मुझे दो बच्चों की माँ बनाने से पहले सोचना चाहिए था। अजलीन अपने दिल की साड़ी भड़ास जैसे आज अरीश खान पर निकाल देना चाहती थी। उसके यूँ पटर पटर ज़ुबान चलाने पर अरीश हैरान और खुश भी हुआ था। हाँ, उसे अच्छा लगता था अजलीन उसकी हर बात का बड़ी कॉन्फिडेंटली जवाब देती थी। बस ये 40 दिन ठहर जाओ मेरी जान, मैं तुम्हें मज़ीद दो बच्चों की माँ बनाना चाह रहा हूँ। अगली बार भी ट्विंस ही करेंगे। एकदम ही अरीश खान का लहजा भारी और शरारती हो गया था। वो जो मैंने अंदाज में कहते अजलीन को सरदा पैर कपाने पर मजबूर कर गया, तो वहीं अजलीन उसकी बेबाक बात का मतलब समझते कान नो तक सुर्ख हुई थी। उसके हाथ में मौजूद हेयर ब्रश वो ज़मीन बोस हुआ, तो वो हड़बड़ा कर उसे उठाने लगी थी, जबकि अरीश खान मुँह से कंफ्यूज होता देख अगले पल कहका लगा उठा था। अरे अरे आराम से, मैं तो अभी सिर्फ सोच रहा हूँ कौन सा भी बेबी प्लान करने लगा जो तुम यूँ घबरा रही हो। उसकी हालत से महजूज हुए अरीश खान ने एक बार फिर बेबाकी से अपनी बात कही, तो अजलीन ने फ़ौरन ही अपना रुख ड्रेसिंग मिरर की जानिब किया था।
वो जो भी कुछ देर पहले पटर पटर ज़ुबान चलाए अरीश को जवाब दे रही थी, उसकी एक ही जुबानी बात पर उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। मैं वो सुबह से आपके पास पढ़ लिया करूँगी, फिर ये दिन पूरे होंगे तो कॉलेज भी चली जाया करूँगी अरीश। अर्ज़लीन के पास अरीश खान की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, वो ये चंद दिन अरीश खान के पास पढ़ना चाहती थी कि अभी उसका अपने बच्चों के बगैर दिल नहीं लगना था। वो दोनों भी बहुत छोटे थे और फिर कुछ देर गुजरने के बाद वो कॉलेज जाने का भी इरादा रखती थी ताकि अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है अज़लीन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और तुम्हें किसी भी मामले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, फिर चाहे बच्चों को संभालना हो या फिर उन्हें पढ़ाना हो या फिर तुम्हें कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप करना हो। इन बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी ही तो नहीं है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा साथ दिया करूँगा। अरीश खान ने अज़लीन का हौसला बढ़ाने के लिए कहा तो वो अरीश की बात सुन मुस्कुराती थी। अभी इरहा बड़ी होगी तो हम उसकी शादी सफ़ीर से कर देंगे। वो फिर इसी घर में रहेगी, उसे हमसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। महानूर को बैठे बिठाए न जाने क्या सोचा कि वो रहा के नन्हे से वजूद को देख ज़मायर से कहने लगी। ज़मायर शाह जो कि उन दोनों माँ बेटी से कुछ फासले पर अपना लैपटॉप खोले बैठा कोई ज़रूरी ईमेल कर रहा था। महानूर की दूर अंदेश बात को सुन उसकी लैपटॉप पर चलती उंगलियां रुकी थी और वो हैरानी से महानूर की जानिब देखने लगा जिसने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कर दी थी। नूर, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे जहन में ऐसा ख्याल भला कैसे आ गया? इरहा अभी सिर्फ 1 महीने की है और सफ़ीर शाह शायद 2-2.5 महीने का। तो हम अभी से कैसे तय कर सकते हैं कि वो बड़े होकर एक दूसरे को पसंद करने लगे या फिर शादी करेंगे? ज़मायशा यूं तो महानूर को बच्चे समझता था, लेकिन उसकी इस बात ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे, जो कि बैठे बिठाए अपनी बेटी और उसके भतीजे का रिश्ता जोड़ चुकी थी। अभी अगर हम इरहा की शादी सफ़ीर से कर देंगे तो इससे बड़े होकर हमसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो इस घर में हमारे पास रहेगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। महानूर ने अपनी अकल के हिसाब से एक बार फिर से अपनी बात दोहराई तो अब की बार ज़मायर के माथे पर बल नमूदार हुए। नूर, अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है और ये भला कैसी बात है? हमें क्या पता कि बच्चों को बड़े होकर कैसे मिजाज के होंगे, इसलिए मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात हरगिज़ ना सुनूं। महानूर की बात पर अब की बार ज़मायर शाह ने उसे ज़रा सख्ती से टोका था और उसकी उन सख्त आवाज़ पर महानूर खामोश हो गई थी।
उसने तो सिर्फ अपने दिल की बात अपने अबी से की थी, लेकिन यहाँ जमाइशा उसकी बात को सुन गुस्से में आ गया था।